वेलकम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 का 5 चैप्टर है। ये लास्ट वाला चैप्टर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन के बारे में। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये पीडीएफ आपकी हिंदी में रहेगी, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। आपको इसमें हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का कोई आपका एग्जाम है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, या ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको डिटेल में जीएस पढ़नी है और बेसिक से पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर जोड़ें ताकि आपको वीडियो टाइम से मिलती रहे। एक टेलीग्राम चैनल भी हमारा इसी नाम से, दिल्ली वाला रणबीर सिंह के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च करके भी जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। आपका जो चैप्टर है 5th चैप्टर है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। देखिए, इस एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया था, संसाधनों के बारे में बताया था। संसाधन वो होते हैं जो इंसान की ज़रूरत के काम आते हैं, जो इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना रखे हैं। कुछ नेचुरल संसाधन है जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, कुछ इंसान ने ह्यूमन मेड है, इंसानों ने बनाए हैं। तो उसमें से ह्यूमन भी एक, मानव भी एक संसाधन है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं, हम कपड़े का यूज़ करते हैं पहनने के लिए, खाना बनाने की सब्जियों का यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ आपके यूज़ में आती है वो सारे के सारे संसाधन हैं। दोनों मैंने आपको बता दिया, प्रकृति की तरफ से जो दे रखे हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें महत्वपूर्ण संसाधन में बदल दिया है, चीज़ों को बदल दिया है। चीज़ों को अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बदल दिया। जो उसकी नीड है, जो उसकी योग्यताएं हैं, उस हिसाब से हमें अपने लिए उसे उपयोगी बना लिया है। तो उपयोगी बनाने का काम किसने किया है? उपयोगी बनाने का काम मानव ने किया है, ह्यूमन ने किया है। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है। ह्यूमन के बिना हम चीज़ों को उपयोगी नहीं बना सकते। तो अपनी उपयोगी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। उससे हिसाब से हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी हमारी जो नीड है उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम चीज़ों को संसाधन बना लेते हैं, संसाधन, इंपॉर्टेंट संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये मानव के बारे में आज हमें पढ़ना है, इसके बारे में कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, कैसे कैसे जीवन प्रत्याशा, डेथ रेट, आपकी बर्थ रेट, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। फिर ये चीज़ बता रखी है कि अलग अलग रहने वाले जो संसाधन अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों का एजुकेशन लेवल अलग अलग है, ठीक है। आयु, एज के बारे में अलग अलग है, सेक्स रेशो आपका अलग अलग, सब जगह अलग अलग लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। फिर ये चीज़ बता रखी है कि जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार से है। जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से है। 90% जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी 30%, जो सरफेस का एरिया है अर्थ का, उसके 30% भाग पर निवास करती है। देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है, ये हमारी अर्थ है, जिसमें से आपका 70% पे तो आपका जल आ जाता है, वाटर का एरिया आ जाता है, जिसमें आपके ओशन आ जाते हैं, सी आ जाते हैं, लेक्स आ जाती हैं, सारी की सारी। 30% एरिया बचता है। उसके 30% के 30% में आपकी 90% पॉपुलेशन आपकी रहती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, जहाँ आपको वाटर मिलेगा, जल मिलेगा, मैदान मिलेगा, खेती करने के लिए आपको ज़मीन मिलेगी, बसावट होगा, हिल एरिया नहीं होगा, जहाँ पर आपके लिए समस्याएं नहीं होंगी, वहीं पर बसावट ज़्यादा होगी। तो ये रीज़न भी इसमें दे रखे कि जैसे दक्षिणी पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है, यूरोप का रीजन पूरा का पूरा, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका का जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं, जहाँ पर हाई लैटिट्यूड रीजन है, उच्च अक्षांश है, जहाँ पर आपका ये पोल वाला एरिया आ जाता है, जैसे कि अर्थ के हम करेंगे नॉर्थ पोल, साउथ पोल आ जाते हैं, वहाँ पर कम बसावट आपको मिलेगी, समस्या ज़्यादा है, बर्फ़ से ढके हुए ज़्यादा रहते हैं रीजन। दूसरा रह जाता है आपका उष्णकटिबंधीय, जो आपके ट्रॉपिकल डिज़र्ट है, जहाँ पर गर्म मरुस्थल है, वहाँ पर लोग क्यों बसेंगे। जैसे कि सहारा डिज़र्ट के बारे में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। हिल एरिया है, जहाँ पर फॉरेस्ट, जो आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, जहाँ तो इक्वेटर है, वर्ष है, जहाँ पर सुबह इतनी ज़्यादा हाई गर्मी होती है और शाम को वर्षा हो जाती है, वहाँ पर लोग कम बसेंगे। तो यहाँ पर लोगों की बसावट कम है। ये चीज़ आपको दे रखी है, आपको मैप से भी बहुत अच्छे से समझा रखी है। जैसे कि एशिया में अगर आप देखोगे, एशिया में तो 2 कंट्री आपके सबसे बड़े आ जाते हैं, चाइना आ जाते हैं, इंडिया जाता है पॉपुलेशन के मामले में। तो ये एशिया का दे रखा है, एशिया में लोग रहते हैं, एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर यूरोप का दिया हुआ है, फिर अफ्रीका है, फिर मध्य दक्षिण अमेरिका है, फिर उत्तर अमेरिका है, फिर ओशियनेशिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे आइलैंड आपके आ जाते हैं। ये चीज़ इसमें बता रखी है। फिर आपको ये मैप दे रखा है। हालांकि जो आपकी 2021 की जो आपकी सेंसस है वो अभी तक नहीं हुई है, आपके 2011 के हिसाब से इंडिया की दे रखी है। 2021 की हो जाएगी तो हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। ये चीज़ इसमें बता रखी है। ये आपको विश्व का मानचित्र दे रखा है, जैसे कि चाइना पहले नंबर पर है, ठीक है, इंडिया 2nd नंबर पे अभी तक 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से। 3rd नंबर पे यूएसए है, 4th नंबर पे इंडोनेशिया है, 5th नंबर पे ब्राज़ील है, 6th नंबर पे पाकिस्तान है। हालांकि ये डाटा में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, अगर नया डाटा होगा तो आप खुद से चेक करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का डाटा ये।
फिर बांग्लादेश है, फिर नाइजीरिया है, फिर रूस है और जापान है। ये इस हिसाब से दे रखा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी एशिया में ही आ जाएगी, इन 2 कंट्री में आ जाएगी। फिर आपका यूएसए जाता है, फिर इंडोनेशिया जाता है। इंडोनेशिया भी आपका एशिया में ही आ जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपको मैप के हिसाब से दिखा रखा है कहाँ कहाँ पर कितने कितने लोग रहते हैं। फिर जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पर है। डेंसिटी किसे बोलेंगे, जैसे कि ये एरिया है 1 किलोमीटर वर्ग का एरिया है मान लो, इसमें कितने लोग रहते हैं, इसको डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसको डेंसिटी बोलेंगे। ये आपके क्षेत्र के हिसाब से देखा जाएगा। सामान्य रूप से ये बता रखा है कि एक इकाई क्षेत्र को हम ले लेते हैं। इकाई क्षेत्र में मान लें 1 प्रति वर्ग किलोमीटर का एरिया ले लिया जाता है, यानी कि इस तरफ से भी आपका 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसके अंदर जितने भी व्यक्ति, जितने भी आपके लोग रह रहे हैं, उसको उसकी डेंसिटी बोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 रह रहे हैं तो इसको 10 इसकी डेंसिटी आ जाएगी, 10 हो जाएगी। 100 रह रहे हैं तो 100 डेंसिटी हो जाएगी। 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार हमारी डेंसिटी कितनी है इंडिया की, वो 382 है, 382 व्यक्ति प्रति पर वर्ग किलोमीटर है, पर वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति यानी कि 1 किलोमीटर के रीजन में ऐसे 1 किलोमीटर के ऐसे वर्ग किलोमीटर में आपके रहते हैं। ये आपकी उसकी इंडिया की है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड का देखोगे तो 51 है, यानी कि हमारे जनसंख्या ज़्यादा है। वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का अगर एवरेज औसत देखोगे तो 51 है। ये आपकी 51 है, ये यहाँ पर दे रखा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वही दे रखा है आपको दक्षिणी मध्य एशिया में, जो हमारे इंडिया का रीजन है, जैसे कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश में आ जाता है डेंसिटी में आप देखोगे तो। हमारे इंडिया में कौन से स्टेट आ जाते हैं, बिहार आ गया, बिहार आ जाता है। और दूसरा कौन सा आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल। यहाँ घना बसा हुआ क्षेत्र है। जो आपका गंगा यमुना रीजन, गंगा ब्रह्मपुत्र है, और गंगा यमुना का जो ये रीजन है, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया इस तरफ से, इसमें बसावट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि समतल एरिया, मैदानी एरिया, खेतीबाड़ी के लिए सबसे अच्छा रीजन है, रहने के लिए अच्छा जल की व्यवस्था है, मैदानी रीजन है, ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं होती। हिल एरिया में ये चीज़ें समस्याएं होती है, तो वहाँ पर बसावट आपको ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादातर नदी घाटियों के आसपास ही लोग आपको बसे हुए, ज़्यादा बसावट आपको ज़्यादा पर मिलेगी। फिर ये रीजन बता रखे हैं। फैक्टर कौन कौन से होते हैं जनसंख्या को फैक्टर इफेक्टिंग जो करते हैं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस हिसाब से जनसंख्या बना, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। स्थलाकृति, पहले तो टोपोग्राफी, इंग्लिश में बोलेंगे इसे टोपोग्राफी। ठीक है, स्थलाकृति, वहाँ पर लोग कैसे कैसे, पठार है, पर्वत है, हिल एरिया है, ठीक, हिल एरिया है, प्लेटू है, वहाँ पर लोग कम बसेंगे। जहाँ पर मैदानी एरिया होगा, ये बता रखा है कि मैदानी रीजन में लोग ज़्यादा बसेंगे, क्योंकि खेती के लिए ज़मीन मिल जाएगी आपको, विनिर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सर्विस सेक्टर वहाँ का ठीक ठाक होगा। जैसे कि गंगा के मैदान का विश्व में सबसे अधिक घना बसा है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगा का मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे रीजन में से, जैसे कि एंडीज है, एल्पस है, हिमालय है, ये पर्वत बिरले बसे हुए हैं। यहाँ पर कौन बसेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपको समस्याएं होंगी, वाटर की समस्या हो जाएगी, बहुत और सारी समस्या, ट्रांसपोर्ट की समस्या हो जाएगी, खेती के लिए ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। तो ये मेन रीज़न हो गया। सेकंड हो गया आपका क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जहाँ पर अत्यधिक गर्म क्लाइमेट होगा, हद से ज़्यादा ठंड होगी या फिर हद से ज़्यादा ठंडा होगा, वहाँ पर बसावट कम मिलेगी। जैसे कि सहारा डिजर्ट जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, रूस का जो पोलर का एरिया ऊपर का, जो पोलर का एरिया, कनाडा हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये यहाँ पर कम आपको मिला क्लाइमेट के हिसाब से। थर्ड हो गया आपका सॉयल, मिट्टी, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पर बसावट आपको जहाँ मिलेगी। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन हो गया, नदियों के रीजन हो गए, जो वैली के रीजन है, चीन का हुआंग ही का हो गया, चीन का जियांग हो गया, मिस्र की नील नदी घाटी हो गई, तो यहाँ पर बसावट आपको ज़्यादा मिलेगी। ये फैक्टर उसको प्रभावित करने वाले कारक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका वाटर का रीजन हो गया, प्राथमिकता, जल तो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पर आपको फ्रेश वाटर मिलेगा वहीं पर बसावट ज़्यादा होगी, नदियों घाटियों में। फिर है दूसरा आपका आ गया खनिज, जहाँ पर आपको मिनरल्स मिलेंगे, जहाँ पर खनिज निकलते हैं वहाँ पर भी बसावट ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको रोजगार मिल जाता है खनिज का, और आपको व्यापार मिल जाता है वहाँ पर सारी चीज़ें। दक्षिण अफ्रीका का जैसे कि हीरे की खाने हैं, मध्य पूर्व में तेल की खोज है, जहाँ पर यहाँ पर लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। तो ये आपके फैक्टर हो गए, इसको प्रभावित करने वाले आपके ये फैक्टर हो गए। ठीक है, ये चीज़ हमने बता दी। उसके बाद है आपके कल्चरल, सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक, ये भी फैक्टर होते हैं आपके। इस हिसाब से भी प्रभावित फर्क पड़ेगा आपको। जैसे ये चीज़ बता रखी है कि आपके सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर हैं, इस हिसाब से भी अंतर पड़ेगा। जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक में आपका क्या आ जाएगा, अधिक औद्योगिक रोजगार में जो लगे हुए हैं लोग, जहाँ पर आपको ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं पर बसेंगे लोग। जैसे कि जापान का ओसाका का इसमें दे रखा है, और आपका मुंबई है भारत में, मेट्रो सिटी है, जहाँ पर रोजगार के अवसर आपके लिए ज़्यादा होंगे। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, जहाँ पर लोग ज़्यादा बसे होंगे। फिर कल्चरल है, जहाँ पर धार्मिक स्थल होंगे, जहाँ पर रिलीजियस प्लेस होंगे, जैसे कि वाराणसी है, यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है, वहाँ पर लोग ज़्यादा बसे हुए होंगे। और थर्ड आ गया आपका सोशल फैक्टर,
जहाँ पर अच्छे आवास होंगे, रेजिडेंस ठीक ठाक होगा, एजुकेशन ठीक ठाक होगी, हेल्थ सेक्टर ठीक ठाक होगा, वहाँ पर उदाहरण के लिए पुणे इसका उदाहरण दे रखा है। तो ये सारे के सारे आपके फैक्टर हो गए जिस हिसाब से पब्लिक बसेगी। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। फिर आपका पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन, और एक ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पर दे रखा है जीवन प्रत्याशा के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलेंगे। इसमें है कि उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, कि एक व्यक्ति यहाँ पर कितनी लाइफ की, जीवन की कितनी प्रत्याशा होगी उसकी, 80 साल तक जाएगा, 70 साल तक जाएगा, 65 तक जाएगा, ये उसी हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है? जनसंख्या परिवर्तन में आपको दे रखा है छोटे से फैक्ट, ऑप्शन 2-3 चीज़ें दे रखी हैं, आपको शायद ये पूछे भी गए हों एग्जाम में। जैसे आपका बर्थ रेट है, डेथ रेट है, कि उससे परिवर्तन से होगा। जैसे जहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा होगी और डेथ रेट कम होगी, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। जहाँ पर ये बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होगी, वहाँ पर जनसंख्या में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आएगा। ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है। जहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा होगी, बर्थ रेट कम होगी, वहाँ पर जनसंख्या माइनस में चली जाएगी। जैसे कि 1800 तक का इन्होंने दे रखा है, 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, यानी कि 1 अरब के आसपास इसे मान के चला जाता है ज़्यादातर। ये दे रखा है कि 1804 में फैक्ट दिया हुआ है विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, यानी कि 1 अरब जनसंख्या थी। उसके बाद सिर्फ 150 वर्षों में, आगे वाले 150 वर्षों में 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब तक पहुँच गई थी। 3 अरब तक जनसंख्या पहुँच गई थी। और उसके बाद जनसंख्या का जो विस्फोट है, प्राय जनसंख्या विस्फोट इसे कहते हैं, 1999 में सिर्फ 40 वर्षों की अवधि में दुगनी हो गई, यानी कि 6 अरब हो गई। यहाँ 3 अरब, उसके बाद डबल होती चली गई, यानी कि जनसंख्या विस्फोट हो गया यहाँ पर। इसका कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? खाद्य की आपूर्ति, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, मतलब कि खेतीबाड़ी की में विकास हुआ, आपको खाद्य समस्याएं दूर होगी, औषधियाँ होगी, हेल्थ सेक्टर ठीक ठाक होगा तो मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर भी बढ़ी उसी हिसाब से। तो ये चीज़ें बता रखी हैं। फिर ये चीज़ दे रखी है कि बर्थ रेट, जो मैं आपको बता रहा था, पर बर्थ रेट कैसे मापी जाएगी? बर्थ रेट मापी जाएगी आपकी, जन्म दर जो मापी जाएगी प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। इसमें मृत्यु जो मरे हुए उनको नहीं माना जाएगा। प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर जीवित लाइव जन्मों के संख्या से मापा जाता है, इसे जन्म दर हम मापेंगे। 1000 इंसानों पे जितने भी जीवित बच्चे होंगे उसे बर्थ रेट मानेंगे। फिर मृत्यु दर को भी ऐसे माना जाएगा। डेथ रेट है जो आपकी 1000 व्यक्तियों पे जितने आपकी डेथ होंगी उसी हिसाब से मृत्यु दर को मापा जाएगा। 1000 व्यक्तियों मृतकों की संख्या को मापा जाएगा। ये चीज़ डेथ रेट, बर्थ रेट आपकी क्लियर होगी। उसके बाद है प्रवास। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास बोलते हैं। ये मैं आपको आगे बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जैसे कि जो दे रखा है कि जन्म और मृत्यु वाला दे रखा है, डेथ रेट और बर्थ रेट का दे रखा है, तो ये तो आपकी प्राकृतिक नेचुरल होगी, नेचुरल आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, विश्व में। ये देखिए, ये आपको मैप से बहुत अच्छे से समझा रखा है। जनसंख्या वृद्धि कहाँ होगी? जहाँ आपकी जन्म दर ज़्यादा है और डेथ रेट आपकी कम है, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी। जहाँ पर अच्छी सुविधाएं, हेल्थ की सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, सब ठीक ठाक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। जहाँ पर जनसंख्या स्थिर होगी, जहाँ पर जन्म दर भी वही है और मृत्यु दर भी उतनी है, यानी कि समान है। अगर जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है तो बैलेंस हो जाएगा। जन्म दर कम है, मृत्यु दर भी कम है, तब भी बैलेंस हो जाएगा। ये दोनों स्थितियाँ होंगी इसमें। तीसरा है, अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, डेथ रेट वहाँ पर ज़्यादा हो रही है और जन्म दर कम हो रही है, तो वहाँ पर माइनस में चली जाएगी, वहाँ पर ये आपकी माइनस में चली जाएगी। फिर इसका फैक्टर दे रखा है दूसरा, प्रवास। माइग्रेंट्स जो होते हैं, माइग्रेट के बारे में दे रखा है, जो प्रवास होता है। प्रवास क्यों होता है? देखिए, जैसे ये आप एक कंट्री में रह रहे हो, यहाँ से ये दूसरा कंट्री है, यहाँ से अब अगर आप इस कंट्री में जाओगे तो इसे बोलते हैं प्रवास कर गया। ये यहाँ से आपने प्रवास कर लिया, यहाँ पर आप अप्रवासी हो गए, यहाँ पर आप अप्रवासी होगी। इमिग्रेशन, इमिग्रांट्स अप्रवासी इमिग्रांट्स हो गए आप यहाँ पर। और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पर भी इमिग्रेंट्स हो गए आप, उत्प्रवासी। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इमिग्रेंट्स। और यहाँ पर आप हो गए इमिग्रांट्स, सॉरी इमिग्रांट्स। ठीक है, यहाँ पर अप्रवासी हो गए, यहाँ पर उत्प्रवासी हो, यानी कि यहाँ से आप चले गए और यहाँ पर आप बस रहे हैं। यहाँ से आप जा रहे हो, यहाँ पर जनसंख्या, फिर यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप अप्रवासी हो गए, यहाँ से आपने प्रवास कर लिया, यहाँ से आप उत्प्रवासी हो गए। क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़ें? यहाँ पर इमिग्रांट्स हो गए, यहाँ पर आप एमिग्रांट्स हो गए। ठीक है, यहाँ से आप उत्प्रवास कर लिया आपने, यहाँ पर आप प्रवासी के रूप में चले गए। तो इससे भी जनसंख्या बढ़ती है।
इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है जहाँ पर आपको हेल्थ की सुविधा अच्छी मिलेगी, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, समस्याएं कम होगी किसी भी तरह की, तो वहाँ पर आप लोग जाते हैं। अच्छे जो डेवलपिंग कंट्री से आप डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं लोग। हमारे यहाँ से जैसे अमेरिका में बसने के लिए, कनाडा में बसने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए लोग जाते हैं यहाँ से, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ की जनसंख्या कम होगी। ये इस हिसाब से आपको चीज़ दे रखी है। जैसे कि प्रवास में एक व्यक्ति नए देश में जाता है, उत्प्रवास एक व्यक्ति देश छोड़ता है। ये चीज़ आपको बता रखी है। फिर ये आपको दखल रखा है जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया एक देशों के भीतरी भाग में प्रवास में लोग जाते हैं वहाँ से। सूडान एक ऐसा देश है जहाँ से लोग जा रहे हैं, वहाँ पर लोग लेना नहीं जाते, वहाँ पर समस्याएं ज़्यादा हैं। इसका रीज़न क्या है? रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, शिक्षा एजुकेशन है और हेल्थ है। इसकी वजह से लोग जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में भी लोग जाते हैं। नगर की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, ग्रामीण की जनसंख्या कम होती चली जाती है। फिर जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, जनसंख्या पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप के बारे में आपको बता रखा है। उसके बारे में ये चीज़ आपको इससे दिखा रखी है, जैसे जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हैं। मैप से आपको ये चीज़ें समझा रखी है। जहाँ पर अति उच्च है, सबसे ज़्यादा आपकी बर्थ रेट ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, ये चीज़ें दिखा रखी हैं। ये ज़्यादातर अफ्रीका की कंट्री में आपको मिलेगा, या आपको ये यहाँ पर सऊदी अरब का जिस तरफ रीजन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। सेकंड में आपका आ जाएगा जहाँ पर बर्थ रेट उससे थोड़ी सी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पूरा अफ्रीका आ गया, पूरा का पूरा। और ये आ गया लैटिन अमेरिका जिसको बोला जाता है, लैटिन अमेरिका के देश आ गए पूरे। पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, और ये आ गया बर्मा आ गया। उसके बाद है जो अदर्स बैलेंस में है, वो हमारे इंडिया आ गया। ये सारी चीज़ें आ गई जहाँ पर, ये पूरा का पूरा रीजन आ गया। आपको आगे मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ ये चीज़ें। जनसंख्या के संगठन के बारे में आपको बता रखा है, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। किसी देश की जनसंख्या कितनी वृद्धि को उसके देश के आर्थिक विकास पर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जैसे कि बांग्लादेश है, मतलब कि अगर वो जनसंख्या योग्य नहीं, जैसे कि बांग्लादेश और जापान का बता रखा है। बांग्लादेश में और जापान में अति घने बसे देश हैं, यानी कि यहाँ पर जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन उनकी जो एरिया है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। लेकिन जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, बांग्लादेश का बुरा हाल है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से। ये डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है कितनी है, हेल्थ सेक्टर वहाँ का कितना मजबूत है, एजुकेशन सेक्टर वहाँ का कितना मजबूत है, तभी तो पॉपुलेशन काम आएगी। नहीं तो पॉपुलेशन वो बेकार में होगी, उसका फिर आपके इकोनॉमिक उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आपके कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। आगे आपको पिरामिड के बारे में बता रखा है। जनसंख्या का जो पिरामिड होता है, पॉपुलेशन पिरामिड, उसके बारे में बता रखा है। ये चीज़ें मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। एक जनसंख्या का पिरामिड, ये पॉपुलेशन पिरामिड आपको बता रखा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये आपको 0 से 4 दे रखा है, जहाँ पर आपकी बर्थ रेट आ जाएगी पूरी की पूरी। ये आपका मेल का दे दिया, फीमेल का दे दिया। ठीक है। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जैसे जैसे जाएंगे ये आपको दे रखा है, जैसे एज बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर बर्थ रेट आपकी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपकी डेथ रेट बहुत कम है। तो यस, इसका पिरामिड ऐसा बनेगा, इसका पिरामिड आपका ऐसा बनेगा। यानी कि जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या का वो बहुत ज़्यादा है। ये आपको बहुत आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से जैसे दे रखा है, केन्या का पिरामिड दे रखा है, यह आपको केन्या का पिरामिड आपको दे रखा है, इसके बारे में बताया हुआ है। जैसे कि इसमें आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। एक जनसंख्या का पिरामिड जिसमें जन्म दर भी ज़्यादा है, बर्थ रेट ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है, दोनों ही ऊँचे हैं। तो बेस जो होगा, इसका आधार जो होगा चौड़ा होगा। ये जो चीज़ है चौड़ाई में होगी ज़्यादा, और ऊपर की तरफ संकरा होगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा ये चीज़। इसलिए बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें अधिकतर मृत्यु शैशवावस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है, बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत ही कम हैं। इस स्थिति में केन्या का पिरामिड आपको दिखा रखा है। ये केन्या देश का पिरामिड है जो अफ्रीका का कंट्री है, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि जो 75+ में जा रहे हैं बहुत कम है, यहाँ पर लोग बहुत कम है, 70 से 74 तक में कम है, लेकिन यहाँ से 0 से 4 तक में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो युवा तक भी कम होते जा रहे हैं, युवा में भी कोई इसका वो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, युवा में भी आपके कम होते जा रहे हैं। उसके बाद आप मैप से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा इसमें दे रखा है, जैसे कि ये भारत का पिरामिड दे रखा है, इंडिया का पिरामिड दे रखा है। इंडिया के पिरामिड में क्या है, यहाँ पर मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो गई है, अब कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी। युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि युवा वर्ग में ठीक मृत्यु दर कम हो गई छोटे बच्चों की, तो युवा वर्ग बढ़ेगा। शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है, यह भारत के पिरामिड से दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार जनसंख्या में युवा जनसंख्या अधिक है। जो श्रम शक्ति, जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पर, इतना ज़्यादा बेस इसका चौड़ा नहीं है, जैसे उसका था ऐसे करके, उसका था ऐसे करके। हमारे यहाँ पर ये चीज़ ऐसे है, युवा शक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो आपकी
युवा पीढ़ी है 20 से 24 साल तक, 25 से 29 तक, 30 से 34 तक, ये ज़्यादा है। तो यहाँ तक भी लोग जा रहे हैं, यहाँ पर तो भी पिरामिड ऐसा बनेगा। फिर आपको दे रखा है कि जापान का पिरामिड के बारे में बता रखा है। जापान के पिरामिड में क्या है, जापान के बारे में ये बता रखा है कि वहाँ पर हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है, मृत्यु बहुत देर तक होती है, क्योंकि लाइफ लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है बहुत ज़्यादा है, बर्थ रेट लेकिन कम है वहाँ पर। हमारे यहाँ बर्थ रेट ज़्यादा था, तो यहाँ पर ये देखिए बर्थ रेट का जो पिरामिड है वो ऐसे वो कम है। ये हेल्थ सेक्टर वहाँ पर मजबूत है, तो युवा पीढ़ी का ज़्यादा है, यहाँ पर भी युवा पीढ़ी का ज़्यादा है, लोग बहुत एज तक आगे जाते हैं, 85 प्लस तक भी लोग जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसका पिरामिड आपका ऐसा बनेगा। ये पिरामिड के बारे में आपको बता रखा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केन्या का पिरामिड आपको दिखा दिया, जहाँ पर आपकी जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी, डेथ रेट आपकी ज़्यादा होगी। फिर आपको जहाँ पर बैलेंस होगा इंडिया का बता दिया, जहाँ पर हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसा होगा। ये चीज़ आपको बता दी। ये क्वेश्चन में बहुत बार आपकी पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आपकी 8 क्लास की NCERT खत्म होती है, ठीक है। इस क्लास की ज्योग्राफी की NCERT आपकी खत्म होगी। नए वीडियो में हम जो मिलेंगे 9th क्लास की आपकी NCERT शुरू हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आपको आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।